लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन्स के लॉज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस पढ़ेंगे, उन फोर्सेस को कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यस न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। ठीक है, आप लोग चाहो तो लिख लो, अ बॉडी इज एट रेस्ट, a body is at rest or in motion a body is at rest or in motion remains in its state until an external force applied on that body. ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी मोशन पे तो मोशन पे रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ये होता है इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपोज करता है किसका? इट्स चेंज ऑफ स्टेट का। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूं इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it's oppose its change of state। ठीक है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। आप एक बाइसिकल को हिला सकते हो लेकिन एक ट्रक को आप नहीं हिला सकते। क्यों नहीं हिला सकते? क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होता है, बाइसिकल का इनर्शिया कम होता है। मान लो सामने से 10 मीटर पर सेकंड से एक साइकिल पे आ रहा है, एक बाइसिकल पे आ रहा है और एक 10 मीटर पर सेकंड से ट्रक पे आ रहा है सेम स्पीड से। मैंने बोला कि जाके आप दोनों को रोको, एक को मैंने बोला साइकिल को रोको, एक को बोला ट्रक को रोको। ठीक है, हाथों से रोकना है। तो आप साइकिल को तो रोक पाओगे शायद, लेकिन ट्रक को नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो ट्रक चाहेगा कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, इसलिए जो सामने वाला आदमी है वो उसको भी मोशन में लेते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया ये आपका फर्स्ट लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो आपका पहला लॉ है ये फोर्स को डिफाइन भी करता है। कैसे डिफाइन करता है? मैंने क्या बोला कि कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी मोशन पे रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। इसका मतलब फोर्स क्या चीज हुई? फोर्स एक ऐसी चीज हुई जिससे हम किसी भी बॉडी का क्या कर सकते हैं? स्टेट चेंज कर सकते हैं। रेस्ट से उसको मोशन पे ला सकते हैं, मोशन से उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो हम लोगों को फोर्स के बारे में भी आइडिया देता है कि फोर्स क्या है। एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ है वो हमको फोर्स की डेफिनेशन भी देता है कि फोर्स इज अ क्वांटिटी विच हेल्प्स या विच ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, फोर्स जो है वो बॉडी के स्टेट को चेंज करने के भी काम आता है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है? हमें पता तो चल गया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स से हम लोग बॉडी का स्टेट चेंज करते हैं। सेकंड लॉ न्यूटन ने दिया। सेकंड लॉ हम लोगों को क्या बताता है? सेकंड लॉ, न्यूटन ने सेकंड लॉ बोला कि जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ, वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, डीपी बाय dt के। एफ इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो p की जगह अगर मैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लिख दूंगा mv, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो F इक्वल टू आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आता ही है, एक बार दोनों अलग अलग वो है क्वांटिटी है, तो सर एक बार नहीं, m को कांस्टेंट लेंगे, हाँ, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, सर नहीं फिर आता। हाँ बताता हूँ, v को ले लेंगे, फिर m का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन बेटा एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी का, u इंटू वी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को बाहर ले लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को बाहर ले लेते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v, हाँ बेटा, नहीं समझे। नहीं समझे, ये तो पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा ना आप लोगों को बेटा। बाहर लिया v का डिफरेंशिएशन क्या, फिर v को बाहर लिया m का डिफरेंशिएशन क्या। d का मतलब होता है चेंज इन मास, ठीक है, हाँ सर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जनरली फोर्स का फॉर्मूला है ये, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ, फॉर प्रैक्टिकल केसेस, तो मास क्या होता है, जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे, जो कार मूव कर रही है, मान लो एक कार है 100 kg की कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो उसका मास चेंज हो जाएगा क्या, यहां से मान लो आपके घर गए, वहां पर 100 kg की मास थी, तो आपके घर पे जाके क्या वो 90 kg की रह जाएगी क्या, वहां पर उसका मास भी, वहां पर भी 100 kg रहेगा, तो बॉडी का मास में चेंज नहीं होता इन प्रैक्टिकल केसेस, ठीक है। तो मास चेंज नहीं होता, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, v dm बाई dt, आपका ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास फोर्स बढ़ेगा, बचेगा फोर्स इक्वल टू m dv बाई dt। और dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये तो होता है एक्सीलरेशन, तो यहां से आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपका F इक्वल टू m है, जो फॉर्मूला आया वो यहीं से आया, F इक्वल टू m है, ठीक है। दोनों पे वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। F इक्वल टू हम लिखेंगे एम ए वेक्टर, आई बात समझ में। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक। ये जो फोर्स आएगा, ये कौन सा फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स। अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं कि बॉडी पे एवरेज फोर्स कितना लगेगा, तो एवरेज फोर्स कैसे निकालोगे आप, F एवरेज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये हो जाएगा P फाइनल माइनस, अगर आपको चेंज इन मोमेंटम पता है, P इनिशियल अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा T। हाँ, अगर आप dv बाई dt करते हो तो ये फोर्स आता है आपका इंस्टेंटेनियस फोर्स, ठीक है। तो सेकंड लॉ हम लोगों को क्या बताता है, सेकंड लॉ हम लोगों को बताता है कि फोर्स की वैल्यू को हम लोग किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ में फोर्स की डेफिनेशन बताता है, सेकंड लॉ हम फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला देता है हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड लॉ पर, ठीक है, सेकंड लॉ हो गया कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, सभी को पता होगा थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ, every action has equal and opposite reaction, ठीक है। फोर्सेज जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे और अपोजिट लगेंगे, ठीक है।
उस दिन मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, मान लो ये अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस पर एक m मास का ब्लॉक लगा हुआ है, इस पे नीचे लगेगा mg सेंटर पर, और ऊपर लग रहा है इस पे नॉर्मल। मैंने पूछा था ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? तो आप लोगों नो ने क्या सर। जवाब दिया था? ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो इसका रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि mg का जो रिएक्शन है, अर्थ एक्चुअल में ऐसे है, तो mg ये इसके सेंटर पे लग रहा है बॉडी के, तो ये वाली बॉडी भी अर्थ पर फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, अर्थ के सेंटर पर, दैट इज mg ऊपर की तरफ। तो इस mg का ये mg आपका क्या होगा? रिएक्शन होगा। अच्छा, तो फिर इस नॉर्मल का रिएक्शन कहां पर है? इस नॉर्मल का रिएक्शन, ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? बॉडी पे लग रहा है, ये ब्लॉक पे लग रहा है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल का रिएक्शन अर्थ की सरफेस पे लगेगा, नॉर्मल नीचे की तरफ। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे एक्शन लगेगा तो दूसरी बॉडी पे रिएक्शन लगेगा। एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लग सकते हैं। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये वाला mg जो है इसी बॉडी पे लग रहा है, और ये नॉर्मल भी इसी बॉडी पे लग रहा है, इसी बॉडी पे mg लग रहा है, इसी बॉडी पे नॉर्मल लग रहा है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगना चाहिए। जैसे अभी ये mg लग रहा है इस वाले ब्लॉक पर, और ये mg किस पे लग रहा है? अर्थ पे लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था जब न्यूटन का हमने 9th में पढ़ा था कि दो अलग अलग मासेस थे, तो इस बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है तो इस वाली बॉडी पे इधर फोर्स लगेगा। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो दोनों अलग अलग बॉडी पे फोर्स लगेंगे, ना कि सेम बॉडी पर। यहाँ पर mg और नॉर्मल दोनों सेम बॉडी पे लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर की होनी चाहिए। Action and reaction should be of same nature. Same nature का मतलब है action and reaction should be of same nature. Same nature की होनी चाहिए। यदि आपका एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो आप उसका रिएक्शन भी क्या होगा? उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनली होगा। ठीक है, उसका रिएक्शन भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल होगा। यहाँ पर ये mg ये तो ग्रेविटेशनल है और नॉर्मल ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो नॉर्मल आपका कांटेक्ट फोर्स है और एक गो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते, दोनों का नेचर ही अलग अलग है। यदि आपका एक्शन टेंशन हुआ, टेंशन टेंशन के बारे में सुना आप लोगों ने? स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टेंशन। अगर आपका एक्शन टेंशन है, उसका रिएक्शन भी क्या होगा? रिएक्शन भी टेंशन ही होगा। यदि आपका एक्शन अगर फ्रिक्शन है, नॉर्मल है, तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा? नॉर्मल फोर्स ही होगा। तो एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर के होने चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है एक्शन रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक, अब इस यूनिवर्स में कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कौन कौन से फोर्सेस के नाम याद है आप लोगों को? कुछ नाम बताओ फोर्सेस के। यूनिवर्स में केवल 4 टाइप के फोर्स होते हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट। जितने भी फोर्सेस पढ़ेंगे वो फिर इनके टाइप्स होंगे फर्दर। 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस पॉसिबल। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इस यूनिवर्स में केवल 4 टाइप के ही फोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग से, फिर लोअर पे जाएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? नाम बता सकता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर? Gravitational, sir. न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। किसने बोला? Nuclear force. किसने बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? सर सोना। सोना। आपकी तबीयत ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स Nucleus लगता of है an atom. न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? Nucleons. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो ये फोर्स जो होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। तो तीनों के बीच में फोर्स लगते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। ये चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियॉन्स में लगता है। इन जो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के कारण न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, क्यों लगते हैं फोर्स न्यूक्लियॉन्स? Stable होने के लिए सर. पार्टिकल मेसोन क्या? कौन सा क्या है? मेसोन, एक तरह के पार्टिकल होते हैं मेसोन पार्टिकल। ठीक है, उसकी अभी खोज चल रही है। तो मेसोन पार्टिकल क्या होता है? ये एक तरह से एक्सचेंज करते रहते हैं। कौन? सपोज करो मेरे जो दोनों हाथ है, एक प्रोटॉन का काम कर रहा है और एक न्यूट्रॉन का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन का काम कर रहा है। मेसोन पार्टिकल भी तीन अलग अलग तरह के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। मेसोन पार्टिकल पाई जीरो, पाई प्लस और पाई माइनस होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे दोनों हाथ है, मान लो ये हाथ प्रोटॉन है, ये हाथ न्यूट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज करते रहते हैं। तो जब भी एक्सचेंज करेंगे दोनों को पास पास होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि ये वाला हाथ इस वाली साइड पर है तो इसको यहाँ से दूर से एक्सचेंज कर देगा। तो एक्सचेंज करने के लिए इन दोनों को हाथ को पास पास होना पड़ेगा। तो ये इस पार्टिकल, ये जो ग्रीन जो दिख रहा है आपको पैन, ये पैन जो है वो मेसोन पार्टिकल है। तो एक्सचेंज करने के लिए ये दोनों पार्टिकल क्या होता है, दोनों हाथ को पास पास रहना पड़ेगा, तो दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये कभी इस वाले पार्टिकल प्रोटॉन के पास आएगा, फिर ये न्यूट्रॉन के पास आएगा, फिर प्रोटॉन के पास, फिर न्यूट्रॉन के पास, इस तरह से एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसी कारण ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। आई बात समझ में कुछ? यस। प्रोटॉन प्रोटॉन के पाई माइनस जो होता है वो शायद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, और पाई जीरो अलग अलग, ये भी तीन तरह के होते हैं मेसोन पार्टिकल। तो पाई जीरो जो होता है ये किसके बीच में होता है? शायद न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एक्सचेंज करता था रेगुलरली। ठीक है, आप लोग इसकी वीडियो देखना कि वाई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट, गूगल पे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा शायद। इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इस पे लिख देना क्यों होता है, ड्यू टू मेसोन पार्टिकल्स। ड्यू टू मेसोन पार्टिकल्स, आप लोग लिखना चाहो तो लिख देना, मेसोन पार्टिकल्स के कारण ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो फोर्स आता है दैट इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद बताओ क्या होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं, सॉरी, वीक फोर्स। वीक फोर्स, वीक फोर्स क्या होता है? It acts between atoms and molecules. एटम जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, वो किस फोर्सेस के कारण जुड़े होते हैं? वीक फोर्स के कारण जुड़े होते हैं। आपने सुना होगा, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, लंदन फोर्स पढ़ा है क्या? No sir. लंदन फोर्स नहीं पढ़ा शायद। ठीक है, तो आप पढ़ोगे वो, अभी इसी 11th में पढ़ने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो वो एग्जांपल है किसका? वीक फोर्स का। ठीक है, एटम जुड़े हुए हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बना के, आयनिक बॉन्ड वगैरह बना के,
तो वो किसका एग्जांपल है? वीक फोर्स का। ये क्यों होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, करंट के कारण जो फोर्स आ गया। तो मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज है, चार्जेस के कारण जो फोर्स आता है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये किस लिए कारण होता है? इट इज ड्यू टू द चार्ज। चार्ज पता है आप लोगों को? इट इज ड्यू टू द, ये किस कारण होता है? चार्ज के कारण होता है। इट इज ड्यू टू चार्ज, ठीक है। चार्ज के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आपका इसमें सब आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपके सारे आ जाएंगे। कोई चार्ज रेस्ट पर है तब कोई करंट कैरिंग वायर है, वायर के आसपास भी फोर्स लगता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण